आज हम तमिल सुपरस्टार धनुष की बेहतरीन फैमिली ड्रामा मूवी इडली कढ़ाई को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, जिसमें आप देखेंगे एक ऐसी लड़की की कहानी जो बहुत बड़े बड़े सपने देखता है और बड़ी मेहनत से सक्सेस भी पा जाता है। मगर फिल्म के अंत तक आप भी समझ जाएंगे असली खुशी पैसे या फेम में नहीं, बल्कि अपने छोटे से फैमिली के साथ खुशी से जीने में है। तो देर नहीं करते हैं और कहानी की शुरुआत करते हैं। हेलो वॉचर्स, मैं हूँ आरती और आप देख रहे हैं वॉच एंड पॉइंट। कहानी की शुरुआत एक छोटे से गांव से होती है। इस गांव में शिव केशव नाम का एक मेहनती इंसान अपनी छोटी सी इडली की दुकान चलाता है। उसकी इडलियां पूरे इलाके में मशहूर होती है। शिव केशव एक आदर्श इंसान होता है। वो हर सुबह ठीक 3 बजे उठता है, नहा धोकर 4 बजे तक दुकान पहुंच जाते हैं और 6 बजे तक हाथ की चक्की से लगातार आटा पीसते हैं। फिर सांभर और बाकी तैयारी करके 6:30 बजे से इडली बेचना शुरू कर देते हैं। शिव केशव के एक बेटे जिनका नाम मुरली होता है, वो स्कूल की छुट्टी के दिन अपने पिता के साथ दुकान जाया करता था और उनकी हेल्प भी किया करता था। सबसे पहले उनकी इडली खाने उनके बचपन के एक दोस्त आते हैं। शिव केशव का मानना था कि अपने काम को दिल से करो, सफलता खुद चलकर आएगी। साथ साथ वो हिंसा के भी खिलाफ थे। यही वजह थी कि पूरा गांव उनका इज्जत करता है। फिर हमें उनके बेटे मुरली को दिखाया जाता है, जो अब बड़ा हो चुका है। मुरली ने कुकिंग की पढ़ाई की होती है, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े होते हैं। वो अपने पापा के नाम पर इडली की कई ब्रांच खोलना चाहता है ताकि खूब पैसा कमाया जा सके। एक दिन मुरली पापा के लिए आटा पीसने की मशीन लाता है। शिव केशव उससे बनी इडली खाते हैं और कहते हैं इसमें वो बात नहीं जो हाथ से पीसे आटे में होती है। मुरली फिर कई दुकानें खोलने की जिद करता है, लेकिन शिव केशव मना कर देते हैं। मैं हर दुकान पर खुद इडली नहीं बना पाऊंगा, अगर क्वालिटी गिरी तो मेरा नाम खराब हो जाएगा। तब मुरली कहता है हम कुक रख लेंगे, टेंशन मत लीजिए। लेकिन शिव केशव साफ मना कर देते हैं, मैं इडली शौक से बनाता हूँ, पैसे के लिए नहीं। मुरली फिर कहता है तो फिर मैं शहर चला जाता हूँ, मुझे अपना करियर बनाना है, मेरे भी कई बड़े सपने हैं। बार बार जिद करने पर शिव केशव मान तो जाते हैं, पर वो अंदर से दुखी हो जाते हैं। बस में जाते वक्त शिव केशव आखिरी बार कहते हैं बेटा तेरी बात शायद मुझे समझ ना आए, लेकिन इस दुकान में मेरी जान बसती है। अगर मुझे कुछ हुआ तो मेरी आत्मा इसी दुकान में ही रहेगी। मुरली कहता है पापा मुझे गलत मत समझिए। फिर मुरली शहर के लिए निकल पड़ता है। अब कहानी कई साल बाद दिखाई जाती है। मुरली अब बैंकॉक में एक बड़े से होटल का हेड शेफ बन चुका होता है। वो अपने काम में माहिर है, लेकिन मम्मी पापा की याद आती रहती है। काम की वजह से वो गांव नहीं जा पाता है। वहाँ वो कंपनी मालिक वर्धन की बेटी मीरा से मिलता है। बातों बातों में पता चलता है कि मीरा मुरली की अच्छाई देखकर उससे प्यार कर बैठी है और दोनों की शादी होने वाली होती है। मुरली वर्धन से मिलता है, जो उसकी तारीफ करते नहीं थकते। वर्धन पूछते हैं तुम्हारे मम्मी पापा शादी में आएंगे ना? मुरली कहता है मुश्किल है सर। तभी वर्धन का पीए आता है और कहता है कि सर पुलिस आई है अश्विन को ले जाने के लिए। पता चलता है कि वर्धन का बेटा यानी अश्विन जुआ खेलते पकड़ा गया, जो वहाँ गैर कानूनी है। लेकिन मुरली पुलिस से बात करके मामला को रफा दफा कर देता है। वर्धन अश्विन को डांटते हैं अगर जुआ खेलना है तो ऐसे देश में जा जहाँ ये कानूनी हो। मुरली जैसा बन जो पूरा बिजनेस संभाल रहा है। अश्विन को मुरली से जलन होती है, क्योंकि उसके पापा हमेशा उसकी तारीफ करते रहते हैं। अश्विन के जाने के बाद वर्धन मुरली से कहते हैं मैंने अश्विन की गलतियाँ हमेशा छुपाई, कभी थप्पड़ तक नहीं मारा। मुरली कहता है सर पहले थप्पड़ मारते तो आज वो ऐसा ना करता। वर्धन बताते हैं कि पत्नी के गुजरने के बाद अश्विन उनके बहुत करीब हो गया था, इसलिए उन्होंने कभी भी उसे कुछ भी नहीं किया। वर्धन जैसे ही घर पहुंचते हैं, अश्विन अपने पापा को डांटने लगता है और कहता है आप उस नौकर से मुझे क्यों कंपेयर करते हो, वो मेरी बहन को कैसे पसंद आ गया। वर्धन कहते हैं मुरली का दिल साफ है, उसे बिजनेस की भी समझ है, हमारी कंपनी को प्रॉफिट भी कराया है, मीरा से शादी फायदे का सौदा रहेगा। इधर ड्राइविंग करते हुए मुरली अपनी माँ से फोन पर कहता है कि आप और पापा शादी में आएंगे ना। उसकी माँ कहती है कि तुम अपने पापा को तो जानते ही हो, उनको कैसे मनाओ। फिर मुरली अपने पापा से बात करते हैं और कहते हैं पापा ऐसी जिद क्यों कर रहे हो, शादी में आएंगे ना। तब वो कहते हैं बेटा हमारे गांव में शादी होती तो बात अलग थी, उतना दूर विदेश हवाई जहाज से आना मुझसे नहीं हो पाएगा, इतनी दूर नहीं आ सकते। ये सुनकर मुरली उदास हो जाता है। फिर अश्विन मुरली को बॉक्सिंग रिंग में बुलाता है। मुरली मना नहीं करता और चला जाता है। अश्विन उसे वहाँ बुरी तरीके से पीटता है, लेकिन मुरली चुप रहता है। उसके बाद अश्विन उसे एक जगह ले जाता है जहाँ उसे पैसे लेने थे। वहाँ वो एक आदमी को खूब मारता है।
क्योंकि उसने ही पुलिस को अश्विन का नाम बता दिया था, इसलिए पुलिस उसे अरेस्ट करने आई थी। मुरली हैरान रहता है, एक अमीर बाप का बेटा गुंडों जैसे व्यवहार करता है। शादी से कुछ दिन पहले पार्टी चल रही होती है, तभी मुरली की माँ का फोन आता है और वो कहती है, बेटा तुम्हारे पापा इस दुनिया में नहीं रहे। मुरली टूट जाता है। वर्धन कहते हैं, अंतिम संस्कार करके आ जाओ, शादी को पोस्टपोन नहीं कर सकते। वीआईपी लोगों को इनवाइट किया जा चुका है, अगले हफ्ते शादी पक्की होगी। मुरली कहता है कि मैं समझता हूँ, और ये कहकर वो एयरपोर्ट के लिए निकल जाता है। वहाँ कंपनी का आदमी रामराज मिलता है, जो मीरा के कहने पर उसके साथ गांव जाने के लिए आता है। मीरा रामराज को कहती है कि तुम्हारा काम मुरली को जल्दी वापस लाना है। प्लेन में मुरली अपने पापा को याद करता है और रामराज से कहता है, मेरे पापा मेरे हीरो थे। गांव पहुंचते ही हर कोई रो रहा था। पुलिस वाला कहता है, बेटा कब आएगा, अंतिम संस्कार करना है। जब मुरली आता है तो वो सबको रोते हुए देखता है। मुरली खुद माँ को गले लगाकर खूब रोने लगता है। अंतिम संस्कार के बाद गांव का ही एक आदमी मुन्ना मुरली को दिलासा देता है। एक दादी मुरली की माँ से कहती है, घर में गाय ने एक बछड़े को जन्म दिया है, वो शिव केशव का पुनर्जन्म है। माँ बछड़े का नाम शिवम रखती है और उसका ख्याल रखने लगती है, लेकिन वो पूरी तरीके से टूट चुकी होती है। रात में पड़ोसन कल्याणी आती है, वो मुरली की माँ के बहुत करीब होती है। वो कहती है कि माँ जी टेंशन मत लीजिए, घर का सारा काम मैं संभाल लूंगी। जब वो खाना बनाकर जाने लगती है तो वो मुरली से कहती है, माँ को खाना खिलाकर बीपी की दवाई दे देना, वरना तबीयत बिगड़ जाएगी। उन्होंने 2 दिन से खाना नहीं खाया है। जाते जाते बड़बड़ाते हुए कहती है, माँ बाप को अकेले छोड़कर विदेश कमाने गया, पता नहीं कैसा लड़का है। इधर रामराज अपने पड़ोस के गाँव में अपनी फैमिली से मिलने जाता है। सभी उसे देखकर बहुत खुश होते हैं और खूब रोने लगते हैं, लेकिन रामराज की माँ उसे पहचानती तक नहीं, क्योंकि उसकी याददाश्त चली गई होती है। रामराज उसे देखकर बहुत दुखी हो जाता है। रात को मीरा मुरली से फोन पर कहती है, शादी के लिए टाइम पर आ जाना। मुरली कुछ भी नहीं बोलता। तभी माँ भागती हुई आती है, मुझे तेरे पापा को उठाना है, 3 बज गए हैं, वरना वो मुझ पर गुस्सा करेंगे। मुरली उन्हें समझाता है कि वो अब नहीं रहे। माँ कहती है, मुझे दुकान पर ले चलो। मुरली माँ को दुकान पर ले जाता है। वहाँ माँ पुरानी यादों में खो जाती है। मुरली की माँ फ्लैशबैक में अपने शादी के बाद का समय को याद करती है। वो अपनी पत्नी को कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होने देता था। अपनी माँ से इडली सांभर बनाना सीखता था और अपनी पत्नी से कहता था कि बस स्टैंड के पास दुकान खोलते हैं, दोनों मिलकर दुकान बनाते हैं। शिव केशव की मेहनत से वो मशहूर हो जाती है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है। मुरली माँ के साथ घर लौटता है, दोनों सोने चले जाते हैं। अगले दिन कल्याणी माँ को उठाने आती है तो माँ हिलती तक नहीं है। कल्याणी को पता चलता है कि अब माँ भी चल बसी। मुरली के होश तो पहले ही उड़ गए थे, पहले पापा अब माँ, दोनों चले गए। ये सब बातें मीरा अपने पापा वर्धन को बताती है। वो उदास होते हैं, लेकिन कहते हैं शादी पर असर नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे वीआईपी को इनविटेशन दिया जा चुका है। मुरली अब पूरी तरीके से अकेला हो जाता है। वो शिवम को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन शिवम यानी गाय का बछड़ा भाग जाता है, उसके पास आता ही नहीं। फिर मीरा का फोन आता है। वो कहती है, सॉरी कि मैं वहाँ नहीं हूँ, अगर मैं वहाँ आ जाती तो शादी की तैयारी कौन करता, तुम जल्दी आ जाओ। ये बोलकर वो फोन काट देती है। यहाँ हमें पता चलता है कि मीरा को तो अपनी शादी की पड़ी होती है। तभी कल्याणी खाना बनाकर जा रही होती है। मुरली उसे धन्यवाद कहता है। कल्याणी बताती है कि माँ ने कहा था कि अगर उसे कुछ हो जाए तो तुम्हारा ख्याल रखना, इसलिए कर रही हूँ, तुम्हारे लिए नहीं। मीरा रामराज को भी फोन करती है और कहती है कि मुरली को कन्विंस करके ले आओ, डेट नजदीक है। अश्विन मीरा से कहता है, तो उसके पीछे पागल क्यों है, वो हमारे स्टेटस का भी नहीं है। मीरा कहती है, मैं उससे प्यार करती हूँ, मुझे उसी से ही शादी करनी है। फिर अश्विन कहता है, तो फिर मैं उसे ले आऊंगा। मुन्ना मुरली से कहता है, दुकान ऐसी ही खाली पड़ी है, वो मुझे बेच दो। दुकान की कीमत 4 लाख है, लेकिन मैं तुम्हें 7 लाख देने के लिए तैयार हूँ। मुरली मान जाता है। कल पंचायत के सामने पेपर पर साइन करने के बाद दुकान मुन्ना का हो जाएगा। जब ये बात कल्याणी को पता चलती है तो वो बहुत गुस्सा हो जाती है। रात में मुरली उदास होकर मंदिर के पास बैठता है। उसको मंदिर में उसके पापा नजर आते हैं। वो उसे देखकर हैरान रह जाता है। अगले दिन वो पंचायत पर साइन करने जा रहा होता है, लेकिन कल रात की घटना याद आती है। पंचायत के सामने वो मना कर देता है कि वो दुकान नहीं बेचेगा। तब मुन्ना उसकी कॉलर पकड़ लेता है, लेकिन पंचायत वाले मुरली को जाने देते हैं कि उसकी पापा की आखिरी निशानी है, उसे छोड़ दो। मुरली जैसे ही घर आता है
कल्याणी बर्तन पटक रही होती है, सोचती है कि दुकान बेच के आ गया। तब मुरली पूछता है, क्या हुआ कल्याणी, बर्तन क्यों पटक रही हो? तब कल्याणी बताती है कि मुन्ना मीठा बोलता है लेकिन बहुत ही घटिया इंसान है, और कहती है कि उसने पहले भी शिव केशव की दुकान बंद करवाने की कोशिश की क्योंकि उसने बगल में पराठे की दुकान खोली थी, लेकिन तुम्हारे पापा के इडली के सामने इसकी दुकान चली ही नहीं, इसलिए वो ये दुकान खरीदना चाहता है। वर्धन मीरा से कहते हैं, मुरली को जल्दी से बुलाओ, नहीं तो लोग मीरा तुम में ही खोट खराबी है ऐसा सोचेंगे, इसलिए लड़का शादी नहीं कर रहा है। मीरा रामराज को फोन करती है। रामराज बताता है कि उसने दुकान बेचने से मना कर दिया। मीरा चिल्लाती है और फोन काट देती है। फिर मीरा मुरली को फोन करती है कि दुकान क्यों नहीं बेची, कल शादी है। मुरली कहता है, मेरे माँ बाप चले गए, तुम्हें शादी की पड़ी है, अब शादी की बात 6-7 महीने बाद ही सोचूंगा। मीरा गुस्सा करती है। ये सब अश्विन सुन लेता है और कहता है, मुरली की औकात क्या है जो वो हमें शादी के लिए मना कर रहा है। मुरली शादी से मना कर देता है। ये बात सुनकर कल्याणी खुश हो जाती है। अब मुरली पापा की फोटो के आगे दिया जलाता है, दुकान दोबारा खोलने का फैसला करता है। रामराज से कहता है, मैं वापस नहीं जाऊंगा। रामराज भी कहता है, मैंने भी मना कर दिया और मैं भी परिवार के साथ ही रहूंगा। मुरली कल्याणी के साथ शिवम को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन शिवम भाग जाता है। कल्याणी कहती है कि वो शायद तुमसे नाराज है, जब पास आएगा तो समझ जाना कि वो तुमसे खुश हो गया है। मुरली मार्केट से सामान लाता है। अगली सुबह 3 बजे उठकर पापा की तरह नहा धोकर दुकान पर पहुंच जाता है, लेकिन हाथ की चक्की चलाना उसके लिए मुश्किल पड़ रही होती है। 5 मिनट में उसकी हालत खराब हो जाती है। तब वहाँ कल्याणी आ जाती है और वो भी कोशिश करती है, लेकिन वो भी थक जाती है। दोनों मिलकर जैसे तैसे इडली बनाते हैं। फिर सुबह शिव केशव का दोस्त इडली खाने के लिए आता है। मुरली जब उनसे पूछता है कि कैसा बना है, तब वो कहता है कुछ कमी है। मुरली उदास हो जाता है। अगले दिन फिर वही कोशिश रहती है, फिर वही फीडबैक की शिव केशव वाली बात नहीं है इसमें। कई दिन इसी तरह चलता रहता है। धीरे धीरे मुरली हार मानने लगता है। मुन्ना कल्याणी के घर जाकर उसका हाथ अपने लिए मांगता है, मेरे से शादी कर लो, रानी बनाकर रखूंगा। लेकिन कल्याणी डांट कर भगा देती है। उसकी माँ भी डांटती है और उसे भगा देती है। दरअसल कल्याणी रोज दिन भर मुरली के साथ रहती है, जिससे गांव वाले उन लोगों के बारे में बात बनाने लगते हैं। इसी बात को लेकर वो रिश्ता लेकर आया था, और बात तो हकीकत में ये थी कि मुन्ना ने ही ये बात फैलाया था क्योंकि वो कल्याणी को पसंद करता था। कल्याणी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो मुरली से प्यार करती है। अगले दिन कोई भी ग्राहक इडली खाने के लिए नहीं आता है। तब मुन्ना का ढाबा चलने लगता है। मुन्ना मुरली को ताना मारता है कि घटिया इडली बनाकर अपने पापा का नाम मिट्टी में मिला रहे हो, उससे अच्छा था कि मुझे बेच देते। फिर मुरली उदास होकर अपने कुल देवता के मंदिर जाता है और अपने पापा की कई बातें याद करता है। साथ साथ देवता से भी कहते हैं कि मुझे रास्ता दिखाइए। दूसरी तरफ अश्विन अपने पापा से कहता है कि उसकी इतनी औकात जो मेरी बहन को मना कर दे, मैं जाता हूँ और उसे खुद लेकर आऊंगा। रात में जब मुरली सोता है तो उसके सपने में उसके पापा आते हैं और कहते हैं कि इडली बनाना मैंने तेरी दादी से सीखा था और वो मैंने तुम्हें सिखाया। तुम मेरे नक्शे कदम पर हो, कोशिश करते रहो, मैं तुम्हारे अंदर ही हूँ। और मुरली अचानक से जाग जाता है और देखता है कि शिवम उसके पास खड़ा हुआ है। पहली बार वो नहीं भागता, वो उसे गले लगा लेता है। मुरली को यकीन हो जाता है कि पापा राह दिखा रहे हैं। अगले दिन मुरली उठकर अपने पापा की तरह ही पूजा करता है। उन्हीं के स्टाइल में तैयार होकर दुकान पहुंचता है। कल्याणी और रामराज उसे ऐसे देखकर हैरान हो जाते हैं। सबसे पहले दुकान की पूजा करता है, फिर बर्तन की पूजा करता है और सारा काम अकेले करता है। फिर सुबह होते ही वही शिव केशव के दोस्त खाने के लिए आते हैं। इडली खाते ही उनके आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहते हैं कि बिल्कुल शिव केशव जैसी इडली बनी है, और ये सुनकर सब खुश हो जाते हैं। तभी वहाँ अश्विन आ जाता है और मुरली को पीटना शुरू कर देता है, पर मुरली चुपचाप मार खाता रहता है क्योंकि वो भी अपने पापा के जैसे अहिंसा के रास्ते पर चलता है। लेकिन तभी अश्विन दुकान का बोर्ड फेंक देता है और कुछ चलने वाला होता ही है। तब मुरली को गुस्सा आ जाता है और वो अश्विन को बुरी तरीके से पीटने लगता है। उसकी हालत खराब हो जाती है और अश्विन के आदमी उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। अश्विन को मारने के बाद उसे पछतावा होता है क्योंकि अगर उसके पापा यहाँ पर होते तो वो झगड़ा नहीं होने देते, और मुरली भी अब उन्हीं के रास्ते पर चल रहा होता है। इसलिए वो सोच लेता है कि ना तो वो किसी से झगड़ा करेगा और ना ही किसी को झगड़ा करने देगा, क्योंकि अब वो भी अहिंसा के रास्ते पर होता है। रामराज मुरली से कहता है कि
अश्विन इसका बदला तुमसे जरूर लेगा, क्योंकि वो बहुत ही इगोइस्टिक आदमी है। वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। मुरली ने अश्विन को बुरी ही तरीके से मारा था, इसलिए वर्धन और मीरा को भी इंडिया आना पड़ता है। जिसके बाद मुरली वर्धन के पास माफी मांगने जाता है। वर्धन कहते हैं कि तुमने अश्विन को बहुत ही बुरी तरीके से मारा है। अगर उसे होश आया और तुम उसके सामने आ गए तो वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं, इसलिए तुम यहाँ से कहीं दूर भाग जाओ। मैंने कभी अपने बेटे पर हाथ नहीं उठाया और तुमने उसका पैर ही तोड़ दिया। तुम भाग जाओ। मुरली कहीं नहीं भागता, क्योंकि मुरली को उसकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद मुरली अपने दुकान में दिल लगाकर काम करना शुरू कर देता है और उसकी दुकान फिर से हिट हो जाती है। लोग दूर दूर से खाने के लिए आने लगते हैं। सबको मुरली में उसके पापा की झलक दिखाई देने लगती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अश्विन जो है वो धीरे धीरे ठीक होने लगता है और उसके अंदर मुरली के लिए अब बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। दूसरी तरफ कल्याणी के साथ मुरली कहता है कि पहले गाड़ी बंगला चाहिए था, अब यही खुश हूँ। कल्याणी बताती है कि 9th क्लास में जब मुरली ने उसे उसके बर्थडे पर जो चेन गिफ्ट दी थी वो उसे दिखाती है। तब मुरली कहता है तुम इसे आज तक संभाल कर रखी हो। मुरली पूछता है आखिर क्यों संभाल के रखी हो। तब कल्याणी शर्मा के वहाँ से भाग जाती है। इससे हमें पता चलता है कि कल्याणी मुरली से अभी भी प्यार करती है। रात में जब मुरली घर जाने लगता है तो उसे फील होता है कि कोई है रास्ते में। वो रामराज को फोन करता है कि गांव के 8-10 लोगों को लेकर यहाँ तुरंत आ जाओ। तभी अश्विन वहाँ आ जाता है और मुरली को पीटने लगता है। इस बार मुरली चुपचाप मार खाता रहता है ताकि अश्विन का गुस्सा निकल जाए, लेकिन अश्विन और गुस्सा हो जाता है और मुरली को इतना मारता है कि वो बेहोश हो जाता है। फिर उसके बाद वो उसे अपने साथ लेकर चला जाता है। अश्विन मुरली को फार्म हाउस ले जाकर पीटता है। अश्विन के अंदर मुरली के लिए इतना ज्यादा गुस्सा होता है कि वो मुरली को जान से मारना चाहता है, लेकिन वर्धन कहते हैं कि अगर तुमने उसे जान से मार दिया तो गांव के लोग तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि गांव के लोग मुरली को बहुत ज्यादा चाहते हैं। लेकिन फिर भी अश्विन नहीं मानता और वो मुरली को शूट कर देता है और उसे जंगल में ले जाकर छोड़ देता है। दूसरी तरफ रामराज उस जंगल में पहुंच जाता है जहां मुरली ने उसे बुलाया था। रामराज खून देखकर समझ जाता है कि ये जरूर अश्विन का ही काम है और वो पुलिस पंचायत को बुला लेता है। वर्धन मीरा को ये सब ना पता चले करके उसे मंदिर भेज देता है। वहाँ रामराज मीरा को मंदिर से बुलाकर अपने घर ले जाता है और घर में बंद कर देता है। जब तक मुरली का पता नहीं चल जाता मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। गांव वाले मुरली को ढूंढने लगते हैं। एक आदमी बताता है कि वर्धन के आदमी उसे ले गए हैं। गांव वाले वर्धन के फार्म हाउस को पूरी तरीके से घेर लेते हैं और गांव के कुछ लोगों को मुरली की बॉडी जंगल में पड़ी हुई मिलती है। फिर वो उसे सही सलामत हॉस्पिटल लेकर चले जाते हैं। वहाँ पर कल्याणी उसका बहुत ख्याल रखती है। वर्धन पुलिस कमिश्नर को फोन करके गांव के लोगों को हटाने के लिए कहता है जो लोग फार्म हाउस को घेरे हुए होते हैं। पुलिस कमिश्नर के ऑर्डर पर पंचायत का पुलिस इंस्पेक्टर वहां आता है, पर गांव वाले उसकी बात नहीं मानते। जब तक मुरली ठीक नहीं होगा हम नहीं जाएंगे। पुलिस वाला वर्धन को चेतावनी देता है अगर मुरली ने तुम्हारा नाम ले लिया तो तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। तभी फोन आता है कि मुरली की जान बच गई है, उसे होश आ गया है। आखिर में जब पुलिस इंस्पेक्टर मुरली के पास पूछने आते हैं कि आखिरकार तुम्हें गोली किसने मारी थी, यहाँ पर मुरली नाम नहीं बताता कि उसे गोली किसने मारी थी। वह कह देता है कि उसे मालूम नहीं। ये सुनकर गांव वाले वर्धन के फार्म हाउस को छोड़कर चले जाते हैं। कल्याणी मुरली को सब बताती है। अब मुरली समझता है कि गांव वालों ने उसे अपना लिया है, अब सारे उसके लिए खड़े हैं। ये सब जानकर रामराज भी मीरा को छोड़ देता है। मीरा फार्म हाउस पहुंचकर अश्विन और अपने पापा से पूछती है कि आप लोगों ने मुरली को शूट किया था, लेकिन दोनों मना कर देते हैं। अश्विन इतना ज्यादा इगोइस्टिक है कि वो अभी भी मुरली से बदला लेने की सोचता है। इधर मुरली घर लौटता है। गांव वाले उसका स्वागत करते हैं। कल्याणी की माँ उसे चिल्लाती है तू कब सुधरेगी, बदनाम हो रही है। तब मुरली कहता है अब बदनाम नहीं होगी, अगर आप इजाजत दें तो मैं कल्याणी से शादी करूंगा। कल्याणी खुश हो जाती है। उसकी माँ चुपचाप वहाँ से चली जाती है क्योंकि उसको ये सब सही लगता है। कुछ दिन बाद मुरली ठीक होकर दुकान चालू करता है। कल्याणी हमेशा की तरह उसका साथ देती है। एक दिन मीरा मुरली से पूछने के लिए आती है कि उसको गोली किसने मारी। मुरली कुछ भी नहीं बताता। बातों ही बातों में मीरा बोलती है कि अगर हमारी शादी हो गई होती तो आज ये सब नहीं होता। तब मुरली कहता है मेरे माँ बाप एक साथ गुजर गए थे और तुम्हें शादी की ही पड़ी थी। अगर मेरे पापा की जगह तुम्हारे पापा को कुछ हो जाता तो क्या तुम शादी कर लेती।
मीरा चुप हो जाती है और अपनी लाइफ में खुश रहो बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। अश्विन अभी भी बदला लेने का सोच रहा होता है। अश्विन अभी भी नहीं मान रहा होता है। वो अपने पिता से कहता है कि मुरली को ऐसे नहीं छोड़ सकता। वर्धन उसे समझाते हैं कि तुमने उस पर गोली चलाई, इसके बावजूद उसने तुम्हारा नाम नहीं लिया, मतलब तुम्हें उसका कुछ भी नहीं करना चाहिए। लेकिन अश्विन नहीं मानता है। वर्धन रोते हुए पीए से कहता है, एक ही तो बेटा है मेरा, बेटे का ही साथ दूंगा। पीए बड़बड़ाते हुए कहता है, चाटा मारने की जगह साथ दे रहा है। फिर वर्धन पुलिस इंस्पेक्टर को बुला के पूछता है कि मुरली को दुकान से प्यार है, मुरली के पास उसकी दुकान के कागजात है क्या? वो बोलता है नहीं होंगे। फिर वर्धन कहते हैं उजाड़ दो उसका दुकान। तब इंस्पेक्टर कहता है कि गांव वाले उसे मार डालेंगे। तब वर्धन उसे पैसे दे देता है। फिर वो कहता है कि काम हो जाएगा। दूसरी तरफ मुन्ना फिर से कल्याणी को प्रपोज करता है, लेकिन कल्याणी उसे जलील करके भगा देती है। इधर पुलिस इंस्पेक्टर वर्धन से पैसे लेकर मुरली के पक्ष में कागज बनवा देता है और कहता है कि इन लोग के लिए क्या मैं अपने गांव के स्थान ही उजाड़ दूं? जब मैं छोटा था तो शिव केशव की दुकान पर ही इडली खाकर रोज स्कूल जाता था और वो पढ़ने वाले बच्चों से कभी भी पैसे नहीं लेते थे। दूसरी तरफ अश्विन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि वो कुछ नहीं कर पा रहा होता। फिर वो अपने पापा से कहता है कि वापस बैंकॉक चलते हैं। वर्धन बहुत खुश हो जाता है कि हम वापस बैंकॉक जा रहे हैं। लेकिन अश्विन उसी रात को मुरली की शॉप पर जाता है और उसकी पूरी दुकान पर पेट्रोल छिड़कने लगता है। अब मुन्ना कल्याणी की बुरी तरीके से जलील करने की वजह से वो बहुत गुस्सा हो जाता है और सोचता है कि ना तो कल्याणी मिली और ना उसके पराठे की दुकान चली। इस चक्कर में वो शराब पीकर मुरली को मारने के लिए निकल जाता है। लेकिन मुरली वहाँ उसे नहीं मिलता। वो शिवम को देखता है और शिवम को ही जान से मारने वाला होता ही है कि तभी वहाँ मुरली आ जाता है और शिवम को बचाता है। फिर मुन्ना को वो खूब पीटता है। मुरली मुन्ना को पीट रहा होता है, तभी अश्विन दुकान में आग लगा देता है। रामराज उसे देख लेता है और उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं रोक पाता। वो उसे भी मारता है। रामराज दौड़ के मुरली के पास जाता है और उसे बताता है कि अश्विन ने दुकान में आग लगा दी है। मुरली भागकर आता है और जलते दुकान को देखकर टूट जाता है। वो अपनी दुकान को इस तरह से जलते हुए देखकर बहुत रोता है। उसे बहुत ज्यादा बुरा लगता है क्योंकि वो दुकान उसके पिता की बनाई हुई थी। रामराज मीरा को फोन करके कोसता है, तुम लोग कभी भी खुश नहीं रहोगे। मीरा आकर अश्विन को मारने लगती है। मीरा को यह बात मालूम चल चुकी थी कि अश्विन ने ही मुरली पर गोली चलाई थी, जिस वजह से वो एक बंदूक लेकर आती है और अश्विन के ऊपर तान देती है। वो कहती है कि तुमने मुरली से माफी नहीं मांगी, तुम्हें मुरली से माफी मांगनी होगी, वरना मैं तुम्हें शूट कर दूंगी। फिर अश्विन बोलता है, मुझे मारना है तो मारना, लेकिन मीरा अपने ऊपर ही बंदूक तान देती है। वर्धन मीरा को रोकता है, लेकिन अश्विन कहता है, तेरा मरना अच्छा है उस 2 कौड़ी के लिए, चला लो गोली अपने ऊपर। ये सुनने के बाद वर्धन को बहुत गुस्सा आता है और पहली बार वो अश्विन को थप्पड़ मार देता है, जिसके बाद अश्विन एकदम शांत पड़ जाता है। वर्धन अपने बेटे पर चिल्ला के कहता है, गलती मेरी ही है क्योंकि मेरे ही लाड़ प्यार ने तुझे इतना बिगाड़ दिया है। तुझे कभी भी उस नजरिए से नहीं देखा कि आगे चलकर तू भी कुछ कर सकता है। मेरी पूरी जिंदगी निकल चुकी है तुझे इसी तरह से प्रॉब्लम से बाहर निकालते निकालते, लेकिन अब समय आ चुका है तेरी आँख खोलने का, इसलिए तुम्हें मुरली से माफी मांगनी ही होगी। इधर मुरली दुकान की राख देखकर पापा को याद करता है। तभी कल्याणी मुरली को हथियार देकर कहती है कि जाओ अश्विन को मार डालो क्योंकि उसने ही तुम्हारी दुकान को जला डाली। फिर मुरली अपने पापा की अहिंसा भरी बातें याद करके उस हथियार को फेंक देता है और कहता है कि दुकान फिर से बना लेंगे, उसका खून करके क्या मिलेगा। फिर दोनों मिलकर उसी पुरानी तरह दुकान बनाते हैं। दुकान तैयार हो जाती है, फिर से सब पहले जैसा हो जाता है। उसके बाद एक दिन वर्धन, अश्विन और मीरा मुरली की दुकान पर आते हैं और वर्धन अश्विन से माफी मंगवाता है। अश्विन मुरली से सॉरी कहता है। फिर मुरली उसे माफ करके उन सबको इडली खाने पर बुलाता है। सब इडली खाकर बहुत खुश हो जाते हैं। तब मीरा मुरली से कहती है कि भाई को एक थप्पड़ तो मिलनी ही चाहिए सजा के तौर पर। मुरली मना कर देता है, पर वर्धन कहते हैं कि नहीं नहीं, एक थप्पड़ तो मिलनी ही चाहिए। फिर मुरली अश्विन को उड़द और चावल को चक्की में पीसने के लिए कहता है। अश्विन पीसता है, पर उसकी हालत 5 मिनट में ही खराब हो जाती है और सभी उसके ऊपर हंसने लगते हैं। तो इसी हंसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है दोस्तों। तो दोस्तों, देखा आपने, जिंदगी एक गरम गरम इडली की जैसी ही है, जिसमें छोटी छोटी खुशियों में बड़ा सुकून छुपा है।
मुरली ने बड़े बड़े सपने देखे, पूरा भी किया, मगर अंत में समझ ही गया कि सक्सेस पैसा या फेम नहीं है, बल्कि अपनी छोटी सी इडली शॉप और फैमिली के साथ खुशी से जीने में ही है। तो उम्मीद है मुझे कि आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। कीप वॉचिंग वॉच एंड पॉइंट।